तीन बातें लाएंगे। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग। बस एन फैक्टर इसका निकाल दीजिए, जो इसका एन फैक्टर होगा वही आंसर आएगा, या इसका निकाल लीजिए एन फैक्टर। अब एन फैक्टर तो सबको आता ही है ना। देखिए अरीशा कितनी तेज हो गई है, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सबका आंसर वरुण का भी आया। प्लीज आस्था, आपका आंसर एन फैक्टर में नहीं आता है आंसर। हाँ, आस्था का आंसर कितना है प्लीज बताइए। वेरी गुड। राहुल भाटिया, 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ x प्लस 3 0, x इज इक्वल टू -3, तो -3 से 0, एन फैक्टर कितना हो गया 3, पर मोल है ही है यहाँ पर। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर होगा तो 1, 1 से 0 1, 3 मोल के लिए 3, किसी से भी आंसर निकालिएगा तो 3। बेहतर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने का तरीका जो बैलेंसिंग का तरीका है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन। हाँ ठीक है ठीक है, तो याद रखेंगे, कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं, याद रखें, तो ये आपको आना चाहिए। अब आइए तीसरा, स्पेशल रिएक्शन। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, टेक्स्ट मैसेज करके बताइए, स्पेशल रिएक्शन की बैलेंसिंग करंट साइड से करते थे कि रिवर्स डायरेक्शन से? जल्दी लिख के दिखाइए, स्पेशल रिएक्शन की बैलेंसिंग करंट साइड से कि रिवर्स डायरेक्शन से? स्पेशल रिएक्शन की बैलेंसिंग, हाँ रिवर्स डायरेक्शन से, ठीक है वेरी गुड। तो स्पेशल रिएक्शन में भी हाँ वेरी गुड वेरी गुड, स्पेशल रिएक्शन का भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो निकालिएगा वो रिवर्स डायरेक्शन। अब कोई देखिए, कोई टफ चीज थोड़ी ना है, एन फैक्टर बस आना चाहिए। सब के सब एन फैक्टर निकालना सीखिए प्लीज एंड प्लीज। एन फैक्टर नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे यही था आपके पास KMnO4 प्लस HCl, 2KCl 14HCl। एक मिनट, तो 2KCl था, 2MnCl2 था, Cl2 प्लस H2O। तो एक मिनट रुक जाइएगा, तो 2KCl, 2MnCl2 Cl2, तो आपको यहाँ बैलेंस में कितना हो गया, 2 2 दूना 4, 4 2 6, 14 Cl चाहिए। 2Mn 2 चौका 8 हो गया। अच्छा तो यहाँ 16 होगा, 16 8 5। अच्छा एक बात याद रखिए, गौर से सुनिए अच्छे से, एक बात और, ये आपके पास स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शन की पहचान मैंने आपको बताया था कि गौर से सुनिएगा कि एक ऑक्सीडेशन का कुछ पोर्शन चेंज होगा और चेंज नहीं होगा। तो हाँ एक बात याद रखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग रिवर्स डायरेक्शन से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रिवर्स से निकालिएगा, लेकिन स्पेशल रिएक्शन की बैलेंसिंग रिवर्स से हुई, जिससे सही। लेकिन क्या हो गया भाई, हाँ, लेकिन आपको स्पेशल रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालिएगा वो करंट ही साइड से निकालिएगा, कंफ्यूजन दूर कीजिए। स्पेशल रिएक्शन की बैलेंसिंग रिवर्स से होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करंट साइड से निकलेगा। समझा कि नहीं? इस साइड जैसे निकालते हैं उसी तरह निकलेगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। 10 14 6 D3, आराम से आंसर दीजिए। बस एन फैक्टर किसी एक का दोनों में निकाल लीजिए, KMnO4 का निकाल लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा जो सबके बराबर होगा।
विच ऑप्शन इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्पेशल रिएक्शन में आप फरंटी साइड से निकालिएगा, बैलेंसिंग रिवर्स इलेक्ट्रॉन एज इट इज निकलेगा, बस डिसप्रोपोर्शनेशन में बैलेंसिंग भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी रिवर्स डायरेक्शन से निकलेगा। चलिए आंसर दीजिए, वेरी गुड। ए ऑप्शन, अब्बास का आंसर ए, वरुण का आंसर ए। हाँ चलिए मिजना, मिजना अब लगातार आती रहिएगा। हाँ हाँ, राहुल भाटिया का आंसर ए, वेरी गुड, बहुत बेहतर। आस्था, आस्था बेचारी को अल्लाह मालूम समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके वेरी गुड, बहुत बेहतर। और सबका आंसर? तलहा का ए, ठीक, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए KMnO4 +7 है, +2 है, तो n फैक्टर 5 हो गया। तो ये n फैक्टर 5 पर मोल आया है ना, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो गया वो हो गया 2 × 5 10। अच्छा इससे भी आंसर देखिए 10 आएगा कैसे? तो देखिए HCl में -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो 2 2 4 6 मोल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। हम केवल 10 को ही लेंगे, तो 10 क्लोरीन ही को लेंगे, तो Cl -1 Cl2, तो यहाँ n फैक्टर कितना है? 1, -1 से 0, तो 1 मोल के लिए 1, तो 10 मोल के लिए कितना? 10। यहाँ 16 मोल का नहीं लेंगे, क्यों? कुछ पोर्शन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है और कुछ का चेंज नहीं हो रहा है। बताइए क्लियर है सबको? 10 आंसर आया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? सब बोलिए। तो KMnO4 से भी और HCl दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर। चलिए अब नई बात पर आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं नॉर्मेलिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी इसी में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब आएंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? जल्दी जल्दी लिखिए। इट इज डिफाइन एज, या डिफाइन का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। अब आइए नंबर ऑफ, इसी पर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। GEQ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का 3 फार्मूला, और से सुने क्या होता है भाई? तो वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। और आपको इक्विवेलेंट वेट मैंने पढ़ाया था मोलर मास बाई n फैक्टर। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का पहला फार्मूला वेट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, ये इसकी मीनिंग से हो गए। अब आइए कि क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का 3 फार्मूला। ओरिजिनल तो ये हो गया, मैं दोबारा लिखता हूं, वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इसी को सॉल्व कीजिए। देखिए इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं? मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। अब तीसरा फार्मूला यहां से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा हम उस तरह का न्यूमेरिकल इस्तेमाल करेंगे। दोबारा आई रिपीट, नॉर्मेलिटी क्या होता है ये सबको मालूम है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, दिस इज द फार्मूला। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का सिर्फ यही फार्मूला नहीं होता है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, इसी को सॉल्व कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर आएगा। और यहाँ देखिए तीसरा फार्मूला नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। जल्दी बताइए आया समझ में कि नहीं आया? आस्था आप भी बताइएगा आया कि नहीं आया?
बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि ग्राम नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। वरुण नेट इश्यू तुम्हारे साइड से है। अच्छा चलो दोबारा आई रिपीट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द फार्मूला कि हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। हम इसी चैप्टर में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए आपको एन फैक्टर चाहिए और एन फैक्टर आप पूरा सीख चुके हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो 3 तरीके से। नंबर 1 वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट, और इसी को तुम सॉल्व करोगे तो दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और तीसरा फार्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलिए सब लोग बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया। आस्था आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, प्लीज बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। निशना सबको, हाँ वेरी गुड। इसी तरह लिखती रहिए यस सर या नो सर, तब तो पता चलेगा टीचर को। मैं सबका नाम ले लेके इसलिए बोलता रहता हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, हाँ तो अब आपको और मजा आएगा, इन फैक्टर का और आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये है, इसलिए याद रखिए ग्राम इक्विवेलेंट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4-4 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन में आंसर आएगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, सारे लोग टॉपिक डालिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए अब देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई ए प्लस बी रिएक्शंस करके सी प्लस डी बनाया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मोल कंसेप्ट है, तो मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि आपको बैलेंसिंग जरूरी है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यह है कि बैलेंसिंग जरूरी नहीं है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहा, देखिए आप क्रैश कोर्स है तो स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ये याद रखना कि सब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है और सी और डी प्रोड्यूस कर रहा है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी should be equal to number of equivalent of C should be equal to number of equivalent of D. This is the statement. सबका मास अलग अलग हो सकता है, मोल्स अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सबका सेम आएगा। या नंबर ऑफ मोल्स अलग हो सकता है, एन फैक्टर अलग हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर का प्रोडक्ट दोनों का मल्टीपल सबका सेम होगा। नॉर्मेलिटी अलग हो सकती है, वॉल्यूम अलग हो सकती है, लेकिन इसलिए तो फार्मूला लिखते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ। इस पर ये जी मेंस में और नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, विदाउट बैलेंसिंग बस आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए और एन फैक्टर निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको सिखाएंगे। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सबको समझ में आ गया? अरे कुछ तो बोलिए सारे लोग, यस यस तो कीजिए, हमें हाथ तो मिलाइए कम से कम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह बहुत बेहतर बहुत बेहतर।
अब आइए, लेकिन इस पर एक चीज याद रखिए। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। मान लीजिए ए प्लस बी है प्लस सी है, गौर से सुनिए, और डी प्लस ई बनाया, और ए प्लस बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, ए प्लस बी सी से रिएक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल लीजिए HCl है, H2SO4 है, NaOH है, तो खुद सोचिए, क्या ये दो एसिड आपस में रिएक्ट करेगा? एसिड आपस में नहीं, हाँ, इसका मिक्सचर NaOH से रिएक्ट करेगा। तो याद रखिए, ये लॉ तभी वैलिड है जब सब एक दूसरे से रिएक्ट करे, बोथ आर रिएक्टेड, हाँ, याद रखिएगा, रिएक्टेड। यहाँ पर मैंने लिखा कि A एंड B आर नॉट रिएक्टेड, तो फिर यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालें? तो यहाँ पर देखिए कैसे निकालिएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें कुछ मिक्सचर, जैसे HCl और H2SO4 reacts with NaOH, तो HCl H2SO4 आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या लिखेंगे, गौर से सुनिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए या इक्विवेलेंट बोलिए, बतवा बराबर है, लैंग्वेज देखिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ E। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, हम ए अलग अलग नहीं लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू दिस। बोलिए, आया? ये याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन हमसे अच्छे क्वेश्चन क्यों नहीं होते हैं, हम ऐसे याद कर लेते हैं। ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेड, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहा है, तब ये लॉ लगेगा। अब यहाँ ए और बी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ए और बी सी से रिएक्ट कर रहा है। हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, बोथ आर रिएक्टेड, ये रिएक्ट कर रहा है, ए बी आपस में रिएक्ट नहीं कर रहा है। बोलिए, आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए, कुछ तो बोलिए, यस या नो तो बोलिए, जल्दी से फटाफट, नेट बहुत स्लो है क्या आप लोगों का? हाँ, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बस आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए, एल फैक्टर आना चाहिए, और बहुत क्वेश्चन देखिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके देखिए, सब क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं। तो मैं रिडॉक्स नहीं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड टॉपिक। चलिए, सारे लोग टाइट्रेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब इसी पर होंगे, सारे लोग लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? राहुल भाटिया, आपको आ रहा है? राहुल भाटिया जी, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा राहुल जी। अच्छा, उनका नेट खराब है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बेहतर। आगे बढ़े, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, आगे बढ़े। अब आइए, चलिए अब आइए, सारे लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले तीन चीज याद रखिएगा। अरे यार, एक मिनट, देखिए, तीन चीज याद रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। अब सुनिए अच्छे से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन तभी होंगे, एक तो एन फैक्टर आना चाहिए, और KMnO4, K2Cr2O7, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये सिलेबस में KMnO4 का इक्विवेलेंट, तो KMnO4 इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला था? मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब इसमें तीन बातें, ए एसिडिक मीडियम,
और आप डीएफ ब्लॉक में पढ़ा है कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ये याद रखना आपको, याद क्या रखना, आप 12th में पढ़ा है डीएफ ब्लॉक में। तो देखिए +7 से +2, यहाँ n फैक्टर 5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 मोलर मास बाई 5। अब जैसे न्यूमेरिकल में दे देगा एसिडिक मीडियम, तो आपको झट से याद होना चाहिए कि KMnO4 का n फैक्टर 5, एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 में होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कहेगा राइट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, राइट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। इक्विवेलेंट वेट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, एक ही सब्सटेंस का अलग अलग भी आता है। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन, दूसरा और से सुनिए, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम को ये भी कहते हैं फेंटली, मतलब पार्शियली अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम। ये सब आपके सिलेबस में है, उसमें लिखाया गया था आपको कि KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। यहां पर क्या होगा, +7 +4, यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 होगा M/3, क्योंकि n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्ट। बोलिए ए और बी सबको समझ में आया कि नहीं? एक ही सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट देखिए अलग अलग आ रहा है। अरे कुछ तो बोलिए, वाह वाह तो कीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। आस्था आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बेहतर। वरुण जी आप कुछ बोलिए। हाँ, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब इसको झुल के रखिएगा कि M/5 है तो भूल जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में पढ़ा। मैं इसलिए ये सब रेफरेंस क्यों देता हूँ कि आपको ये ना लगे कि कोई नई चीज आ रही है। रेफरेंस इसलिए मैं देता हूँ, आपको दिमाग और दिल में यकीन है कि आप पढ़ चुके हैं डीएफ ब्लॉक में। अब आइए तीसरा, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में क्वेश्चन से पहले कम से कम KMnO4 K2 Cr2 के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सी है स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। इसमें KMnO4 जो होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ +7, यहाँ +6, यहाँ n फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 जो हो जाएगा वो M/1 M होगा। तो एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में KMnO4 से रिलेटेड क्वेश्चन रहे, एसिडिक मीडियम लिखा रहे तो KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट होता है। तो चलिए ये हुआ KMnO4 की कंडीशन। बोलिए आया सबको समझ में कि नहीं आया? बोलिए कुछ ना कुछ। थैंक यू, बहुत बेहतर। अब आइए गौर से सुनिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो ये है। अब आइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2 Cr2 इसका एक ही केस करना आपको। इसका एसिडिक ही मीडियम होता है। क्यों? बेसिक मीडियम में n फैक्टर चेंज नहीं होता, प्लस इसका बस ये तो आप मशहूर इक्वेशन जानते ही हैं कि भाई ये Cr+3 में कन्वर्ट होगा। +6 + 3 n फैक्टर 6 3 × 2 6। तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2 Cr2 M/6, और एसिडिक मीडियम ही होता है, ये एसिडिक मीडियम में ही होता है। बेसिक मीडियम में CrO4 ये जो होता है ना, ये जो होता है, समझा कि नहीं, CrO4 माइनस में चेंज हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में CrO4 2- तो 6 से 6 ही होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं होता। तो याद रखिएगा कि K2 Cr2 का सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होता है, और वो होता है M/6, n फैक्टर 6। अब K2 Cr2 की जितनी भी रिएक्शंस रहेंगी एसिडिक मीडियम में, आप n फैक्टर 8 बन करके समझ के याद कर लीजिए। 6 KMnO4 का 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना है।
बोलिए आया कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। हाँ, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप 11th में पढ़ा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या होता है? एक बात और इससे याद आ गई, इस साल जी मेंस में भी क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो भी मैं ट्रिक्स लिखवा दूंगा। H2O2, तो H2O2 जो होता है ना, तो याद रखिएगा, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले यहाँ तक लिखिए। लिख लिया आप लोगों ने? ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, इसका क्या है याद रखिए। अगर H2O2 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो याद रखिएगा ये H2O2, बस ये याद रखिए कि H2O में कन्वर्ट होगा बस, चाहे ये एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, बतवा बराबर है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि पर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ -2। समझा कि नहीं? तो याद रखेंगे। तो यहाँ जो n फैक्टर होगा, गौर से सुनिए, -1 से -2 कितना? 1, नंबर ऑफ एटम क्यों 2। अब डायरेक्ट याद कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा? n/2। अब H2O2 का n फैक्टर याद रख लीजिए 2। उसी तरह अगर H2O2 एक्स, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि H2O में कन्वर्ट होता है, एक्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, बस याद रखिए H2O2 O2 में कन्वर्ट होता है, -1 से 0, तो n फैक्टर 1 into 2, इसका भी n फैक्टर 2। याद रखिए, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो रिड्यूसिंग हो, हमेशा 2, इसलिए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट H2O2 का n/2। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे यूज होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सारे लोग इसको लिख लीजिए। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? चलिए आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ इस पर, ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा हाउ मेनी, लिखना शुरू कीजिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज 1 mole of 1 mole of oxalate ion completely in acidic medium। ये आपको क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, आपको ऑप्शन लिख लीजिए। फाइव बाई टू, बी 2/5, सी ऑप्शन है 5/3, डी ऑप्शन है 3/5। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन कीजिएगा। यही टाइट्रेशन का, यही टाइट्रेशन हुआ भाई। आप टाइट्रेशन में यही तो इस्तेमाल करते हैं कि MnO4 ऑक्सलेट आए। अब सुनो अच्छे से सारे लोग, प्लीज लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो कैसे करोगे। ये जी और नीट सब में आता है, आप नीट के भी पेपर में देखें, जी मेंस के क्वेश्चन में देखें। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? सारे लोग लिख लिए आप लोगों ने?
चलिए सुनिए अच्छे से, ये बात देखिए, ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस जो करता है ना, याद रखिए अस फॉर्म को इक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आइट फॉर्म को एट फॉर्म में करता है, हैलाइड आयन को X माइनस को X2 में करता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। और ये सब बोर्ड के सिलेबस में है। ऑक्सलेट को कार्बन C2O4, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड को सल्फर में, ये सब आयोडाइड को आयोडीन में। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस तरह का काम करता है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ऑक्सलेट किसमें कन्वर्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बोर्ड के सिलेबस में देखो ये सब लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अस फॉर्म को इक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, आइट फॉर्म को, जैसे फेरस फेरिक, सल्फाइड सल्फेट, नाइट्राइट नाइट्रेट। बोलो, लिख लिए सारे लोग। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग KNO4 हो, K2Cr2O7 हो, H2O2 हो, ओजोन हो, कोई भी हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही काम करेगा। बोलिए, इस टेबल को लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलिए ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक है कि आपको रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखना तो टफ है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस याद रखें। नंबर, सुनो सारे लोग, लिखना मत, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अब जो भी दिया रहे MnO4 माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ C2। इसमें क्या फायदा है कि आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा हुआ ना, रिएक्ट कर रहा है MnO4 ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर देखो मोल है, क्या यहाँ पर नॉर्मेलिटी है? नहीं। तो आप इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 इंटू एन फैक्टर। तो KNO4 का एन फैक्टर क्या होता है एसिडिक मीडियम में? 5। अब ये जुबानी याद होनी चाहिए, इसलिए पहले पढ़ा दिया मैंने। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, तो आपको मालूम है कि C2O4 माइनस किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एन फैक्टर निकाल लेंगे, तो X इज इक्वल टू 3, X इज इक्वल टू 4, तो एन फैक्टर 3 से 4 कितना? 1। नंबर ऑफ एटम कितना? 2। तो एन फैक्टर ऑक्सीडेट आयन का 2, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया होगा? 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KNO4 इज इक्वल टू 2/5। देखो एक, बस क्या है इसमें, तो आपको लॉजिक आना चाहिए, एन फैक्टर सही से आना चाहिए, ऑक्सीडेट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ये आपको आना चाहिए। समझ में बात आ रही कि नहीं? तो ये जब तक आ जाएगा, तो बताइए ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, समझ में बात आ रही कि नहीं? आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दो तरीके से कर सकते हैं, एक है रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखना, फिर उसको बैलेंस करना टाइम लगेगा, तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर लेंगे। तो आप क्यों ना आप एन फैक्टर को अच्छे से पढ़िए, एन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। ये सब याद रखिए कि एसिडिक मीडियम में कौन किसको कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडेट किसमें कन्वर्ट होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वरुण जी, आपका सबको समझ में आया? निजना, सबको समझ में आया ये वाला? हाँ, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अपने से बना के दिखाइए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझा कि नहीं? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बैलेंस भी नहीं करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आसान वाला दे देता हूँ, और सारे लोग लिखिए, व्हाट मोल ऑफ K2Cr2O7, व्हाट मोल ऑफ K2Cr2O7। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, व्हाट मोल ऑफ K2Cr2O7, व्हाट मोल ऑफ
K2Cr2O7 is required to oxidize completely 1 mole 3 mole of ferrous ion in acidic medium. In acidic medium. A option 2, B option half, C option 3/4, D option 4/3। चलो आराम से ये तुम अपने से करो। सबसे पहले K2Cr2O7 का क्या क्या है, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर वो मालूम है, और याद रखो फेरस किसमें कन्वर्ट होगा, चलो आंसर दो सारे लोग प्लीज, जल्दी से धड़ा धड़ आंसर दो। कल मैं ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करूंगा जो बच्चे ध्यान देते ही नहीं है। ये बहुत ही मिसलेनियस टॉपिक है, 2 लेक्चर में इंशाल्लाह मैं खत्म कर दूंगा। मैं उस टॉपिक पर पहले ध्यान दे रहा हूँ जो आपको जो पढ़िएगा वही आएगा डायरेक्ट, जिस पर ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन बच्चे उसको छोड़ देते हैं। चले हाँ, अच्छा बी ऑप्शन आया। और किसी का आंसर? चलिए अगेन आप क्या करेंगे सारे लोग, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अच्छा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। K2 हाँ बी ऑप्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 फेरस। आपको मालूम, इसका मोल्स मालूम नहीं है K2Cr2O7 का। एसिडिक मीडियम में क्या होता है 6, कितना मोल है 3। आपको मालूम है फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ एन फैक्टर 1 आएगा 1। तो बस कितना आसान है, अगर आप सीख जाएंगे तो टफ थोड़ी ना है। यही टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल ही है। टाइट्रेशन की थ्योरी अलग अलग है, टाइट्रेशन का तमाम न्यूमेरिकल इसी पर तो होता है। सबको समझ में आया? आस्था वगैरह सबको समझ में आया कैसे आंसर आया? What volume of 0.1 m? Very good. KMnO4 is required to react completely with 100 ml of 0.2 m FeSO4 solution। FeSO4 का मतलब हुआ फेरस सल्फेट। अपने से बना के देखा, वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर। ए ऑप्शन 100 ml,
बी ऑप्शन 40 ml, सी ऑप्शन 400 ml और डी ऑप्शन है आपके पास 60 ml। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए। आप देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कैपिटल एम का मतलब मोलारिटी, अच्छा चलिए, नहीं आंसर आया। चलिए यहाँ देखिए, सारे लोग सुनिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। अब यहाँ पर मोल्स वगैरह नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? N1V1 N2V2। अच्छा, आप लोग सारे लोग जानते हैं नॉर्मेटिव से कम तो क्या होता है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये सारे लोग जानते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी आपको मालूम नहीं है तो मोलारिटी 0.1 एन फैक्टर KMnO4 का एसिडिक में, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिएगा एसिडिक मीडियम। जब ना लिखा रहे तो एसिडिक मीडियम ही समझिएगा, एसिडिक मीडियम है। वॉल्यूम आपको मालूम नहीं है। N2 कितना हो जाएगा? 0.2 एन फैक्टर 1 और 100 ml। क्योंकि ml है तो आप रहने दीजिए, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 कितना आ जाएगा? 20/0.5 तो 40 ml। अब हो सकता है वो लीटर में आंसर दिया हो तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह भी क्वेश्चन होगा। एन फैक्टर यहाँ 1 क्यों लिया गया? फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता है तो एन फैक्टर 1 ही होगा। बताइए आप सारे लोग, सबको समझ में आया है कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन सब आएंगे जो आपको आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन ना बने इस तरह का लिखा रहे कि कितना मोल ऑफ NaOH H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, आपको टाइम लग रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से निकाल लीजिए। बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ये याद रखिए एन फैक्टर कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसलिए अब आइए देखिए, सारे लोग जान लीजिए। क्योंकि साल जीमेंस में क्वेश्चन आया था या न्यूज सब में भी आता है, गौर से सुनिए, नोट लिखिएगा और मैं इस पर एक ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। सेंट्रल एटम शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम शोज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तीसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम शोज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला अगर है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये तीन तरीका याद रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बोलिए। हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए, द कंपाउंड, देखो इस साल ये जी मेंस में आता था, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी act both as oxidizing agent and reducing agent. A option H2SO3, B option H3PO4, C option HNO2 और D option H2O2। इसलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन, कौन ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरफ है, द कंपाउंड दैट cannot act, B नहीं, cannot act both as oxidizing and reducing agent। सारे लोग करके दिखाइए। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिए। अगर इंटरमीडिएट है, देखिए H2O2 तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होता है, जो आपने अभी पढ़ लिया। अब आप ABC में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए। अगर इंटरमीडिएट है तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों होगा, मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग होगा। बी ऑप्शन, वरुण का बी ऑप्शन है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -6 आपको मालूम है सल्फर का -2 से 6 के बीच में, तो 4 इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिड्यूसिंग भी है। H3PO4 +3 -0, देखो X2 ये मैक्सिमम है, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो बी ऑप्शन इज सही। HNO3 में X+1 -4 0 X2 आपको मालूम है नाइट्रोजन का -3 to +5, ये इंटरमीडिएट है, तो देखिए यही ट्रिक्स के बेसिस पर ये ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। H2O2 भी है, -1 है, -1 0 और -2 के बीच में, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। सच सच बताइए समझ में आया कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन भी कर लेंगे कि नहीं आप लोग? तो ये ट्रिक सब याद रखिए, मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर में मैक्सिमम मिनिमम आपको याद होनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, ए ऑप्शन ओनली -1, बी ओनली +2,
C -1 and +1, D ऑप्शन -2 and +2। चलो निकाल के दिखाइए सारे। ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, जल्दी लिखें। कल ऑर्गेनिक का एक छोटा सा टॉपिक मैं खत्म करूंगा, जो इस साल भी उसमें जीमेंस में हर साल आता ही है और हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको सही से ध्यान नहीं देते हैं। वो मैं बहुत अच्छे से कल पढ़ाऊंगा और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। अच्छा, ये कैसे करेंगे, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया, गौर से सुनिए। अगर CaOCl2 है, क्लोरीन का कह रहा है, तो 2H, ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम का 2, 0, X इज इक्वल टू 0। अगर कहीं पर 0 नहीं है तो ये जो सारे लोग सुने, ये तो 0 जो आया ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। मैंने कहा था ना, किसी भी एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो ये एवरेज आया है। अब कोई जरूरी नहीं कि हर क्लोरीन का 0। हाँ, एक का आंसर सी आया है, दिस इज करेक्ट आंसर। तो मान लिया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो सबसे पहली बात आपको मैंने इसलिए कहा था स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, कैल्शियम और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है तो ये +1, तो ये -1। ऑक्सीजन क्लोरीन में क्लोरीन क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 +1। देयरफॉर सी ऑप्शन इज सही। देखो -1 +1 को जोड़ो, 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ना पूछ के इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया, इसलिए मैं बार कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर में आप X मान के भी निकालना सीखिए, और इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहे तो स्ट्रक्चर भी आना चाहिए आपको। बोलिए, आया? वरुण जी कैसे होगा, ये आया समझ में? अगर केवल ये पूछता तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन ऑप्शन 0, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। सबको समझ में आया? बेहतर, बहुत बेहतर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला ये होता है। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन -3, सी ऑप्शन -2, डी ऑप्शन +2। नहीं, ये सब चलिए। सलमान का आंसर ये है, और किसी का आंसर? देखो ये सब अच्छे क्वेश्चन सब हैं, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ।
अब्बास का सी आया। आस्था आपका क्या आंसर आया? मिजना। डी। हाँ, आस्था का आंसर सही है, डी। वेरी गुड, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। देखिए, डी आने के दो तरीके हैं, गौर से सुनो अच्छे से, और इसमें एक नई नॉलेज भी मालूम हो। गौर से सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग होता है। गौर से सुनो, हम दो तरीका बताएंगे। मेथड फर्स्ट, आपको मालूम है वन साइडेड शेयरिंग होती है। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, खुद सोचो, वन साइडेड शेयरिंग का मतलब हुआ कि ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और नीचे है कि ए इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो उसका अपोजिट, जबकि यहाँ पर दे रहा है, तो इस केसेस में आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एंड बी इस सिंगल बॉन्ड की वजह से, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से 0 लिखे। दोबारा आई रिपीट, वन साइडेड शेयरिंग का क्या मतलब होता है? दो इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड में गया, लेकिन ये भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उल्टा हो रहा है कि भाई जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो कैसे दे सकता है, लेकिन भाई बॉन्ड तो बना, बॉन्ड तो शेयरिंग को देखता है, तो इसलिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए ज्यादा। हाँ, अगर ए है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है, तो ऑब्वियसली ये सही है, तो ये +1, ये -1, सिंगल बॉन्ड की वजह से +1, ये -1। ये दो केस आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का समझ में आया? जल्दी बोलो, ये समझ में आया? ये नई नॉलेज याद रखो। अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर भी ए दे रहा है, तो वही है ना, देना नहीं चाह रहा फिर भी दे रहा है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखे। तो इस मेथड से करोगे तो तुम्हारा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो देखो इधर सारे लोग, प्लीज देखो, हाई, मैं एक एक का, मैं तो कार्बन के अलावा सबका निकाल के दिखाता हूं, ये आपके पास है। आपको मालूम है इसका दूसरा तरीका भी बता देते हैं, जब इस तरह का माइंड ना रहे तो कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं। देखो, पहले बताओ कि नाइट्रोजन और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो नॉर्मल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैं सारा तरीका बताऊंगा, सारा तरीका, आसान भी टफ भी, जो तुमको अच्छा लगे वो करो, नॉलेज सब रखनी चाहिए, तो हो सकता है यही बना के दे दे कुछ। तो देखो, दो नॉर्मल बॉन्ड, सिर्फ दो नॉर्मल बॉन्ड को देखो, तो दो नॉर्मल बॉन्ड है, तो इस दो नॉर्मल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पर -2 और कार्बन पर क्या हो जाएगा +2, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या हो जाएगा, इस पर 0, इस पर 0, क्यों? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर भी दे रहा है, तो देखो कार्बन का +2 ही आंसर आएगा, 2 + 0 2। ये अल्लाह, कुछ तो बोलिए आप लोग, हाँ में हाँ तो मिलाइए। ये अल्लाह, कुछ तो बोलिए। हाँ, नाइट्रोजन का कितना होगा? तो नाइट्रोजन का सिर्फ -2 नहीं, नाइट्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन का +1 तो नाइट्रोजन का -1, तो ओवरऑल नाइट्रोजन का -3 आएगा। -2 तो इसकी वजह से आया ना,
नाइट्रोजन का पूछेगा तो -3 लिखिएगा। बोलिए कोई दिक्कत है आपको इसमें? ए अल्लाह, कुछ तो बोलिए। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब आइए, अब सुनिए सारे लोग, दूसरा तरीका और आसान है कि इतना दिमाग क्यों लगाइएगा। दूसरा तरीका लेकिन मैंने इसलिए दिया कि कहीं पर सेल्फ स्टडी में इस तरह की लाइन लिखी रहती है तो आपको हो सकता ना समझ में आए, तो ये नॉलेज दिया मैंने। दूसरा तरीका HN है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको दूसरे तरीके से लिख लीजिए। एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बनाइए, और आपको मालूम है ना ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। बताइए ये जो मैंने लिखा सही लिखा ना? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा लिया जाता है तो ये हो जाता है। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ या ना? मैं और आसान मेथड सिखा देता हूँ, हाँ या ना? एक काश मेरी कौम जल्दी बोलो भाई। यस। अब सुनो, अब देखो कितना आसान है, यही मेथड देखो कितना आसान है। अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, नॉर्मल बॉन्ड मानो आप इसको, नॉर्मल कोऑर्डिनेट अब खत्म कर दिया मैंने। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन का इस 3 बॉन्ड की वजह से -3, तो इस कार्बन का +3। अब चूंकि उस पर -1 रखा हुआ है तो ओवरऑल +2 हो जाएगा, और इसका -3 हुआ, उस पर +1 है तो क्या हो जाएगा? -2। अरे बोलिए वही तो आ रहा है ना, 2 और -2। कितना आसान है। हम क्यों बुक की बात को पढ़े कि भाई ऐसे होगा तो 0 ले लेंगे? तो अच्छा तरीका क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बना लीजिए। ए अल्लाह, कुछ तो बोलिए ना, आया कि नहीं आया? ओ माय गॉड, आया कि नहीं आया? फटाफट तो लिखिए। हाँ, नाइट्रोजन का इस हाइड्रोजन की वजह से +1, तो इसकी वजह से -1, तो ये -2 और -1 -3 हो गया। तो ये आसान तरीका है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, बाकी 2 बॉन्ड को इसमें टाइम लगेगा। अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहे तो आप क्या कीजिए, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कीजिए। एरो के हेड के पास जो रहेगा उसको माइनस और इसको प्लस, और आप निकाल लीजिए। बोलिए आसान लगा कि नहीं? बोलिए, सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, बेहतर बेहतर। वरुण जी पूरी तरह क्लियर है? हाँ, तो सर ये 0 वाला क्यों बताया कि भाई हो सकता है आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, वो ऐसे बना दे, बताओ इस कोऑर्डिनेट। तो सारी नॉलेज मैंने बता दिया। चलिए ओके, बाय बाय, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, एकदम टाइम पर आइएगा। ऑर्गेनिक का बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए आइए, ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।